हम लोगों ने देखा था जस्ट सिंपल प्रोग्राम सी प्लस प्लस में, मींस वी जस्ट राइट ऑन ए सी आउट स्टेटमेंट जिसमें आउटपुट शो की थी। आज हम अपना जरा उसको लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। और इसको आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू सी हाउ टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू टेक इनपुट, जो इनपुट ले एंड स्टोर इट समवेयर, किस जगह पे स्टोर करे और उसको प्रोसेस करे और फिर उसके बाद आउटपुट दे। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम बना लें जो हमसे इनपुट ले और जब वो एग्जीक्यूट हो और उसके बाद उसको प्रोसेस करे और आउटपुट दे। अब उसके लिए हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आपके सामने ये हो कि हमने करना क्या है, फर्स्ट आपको ये बता दिया जाए तो इट विल बी मोर इजियर टू डू दैट एंड अंडरस्टैंड द टास्क। सो अवर टास्क इज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक ए डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस इनपुट करेगा एंड और टाइम इनपुट करेगा फ्रॉम यूजर, यानी कि जो यूजर है वो उसको एंटर करेगा और उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करके बता देंगे। यानी कि हमारे सिस्टम में दो इनपुट्स होंगे, डिस्टेंस और टाइम, और फिर हम उसको स्पीड कैलकुलेट करके बता देंगे और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। अच्छा जी, अब इस टास्क को जब हम कर लेंगे तो इस तरह का कुछ जो है वो लगना चाहिए। जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, लेट्स से उसका नाम हम सेकंड डॉट एक्जी रखा है, तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एंटर डिस्टेंस, वहां पे हम ये टेक्स्ट एंटर करें, लाइक 40 एंटर किया, उसके बाद एंटर टाइम हमने 10 एंटर किया है, उसके बाद ये स्पीड हमें कैलकुलेट करके बता दे। कैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्पीड आ जाए। अभी ये बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है और बहुत बुनियादी चीजें, फंडामेंटल चीजें जो हैं वो हम इसके प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है जब हम क्लास एंड कर रहे हैं तो ये इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें। अब इसके लिए हमें क्या क्या नॉलेज, क्या क्या इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसके लिए जो हमें चीज दरकार है, जिसके लिए जो समझ आने वाली चीजें हैं, उसमें सबसे पहले ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लाइक यहाँ पे हम कंप्यूटर को 40 एंटर करते हैं या 10 प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये इनपुट कहाँ पे स्टोर करेगा, और इसी तरह जब हम आउटपुट देंगे उसकी ये कैलकुलेशन करेंगे स्पीड की, तो ये कहाँ पे स्टोर करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट कंपोनेंट है कि वेयर टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको समझें। जितनी भी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर होती है। कंप्यूटर के अंदर दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन अभी हम उस सिर्फ दो कंपोनेंट पे जो है वो इंटरेस्टेड है। एक कंपोनेंट जो है वो होता है सीपीयू, और एक दूसरा कंपोनेंट होता है जो जिसको हम कहते हैं मेमोरी। तो ये दो कंप्यूटर के अंदर मेजर कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट एक्चुअली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो सीपीयू के अंडर होते हैं, और जो स्टोरेज होती है वो मेमोरी में होती है। मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी जिस मेमोरी में हम इंटरेस्टेड हैं दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और वी कॉल इट दी रैम एज वेल। ये दोनों नाम यूज किए जाते हैं, तीसरा नाम भी है, वी कॉल दी मेन मेमोरी। तो आप प्राइमरी को समझ लें, प्राइमरी का अल्टरनेट मेन है, तो मेन मेमोरी, रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अभी हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, बस दीज आर द डिफरेंट नेम्स। मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, and at the moment we are interested primary memory which is also called the RAM and main memory। इसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, ये इसकी कुछ शक्ल इस तरह की होती है। ऑफ कोर्स इस तरह की नहीं होती, कुछ अब मैं आपको समझाने के लिए लॉजिकली वो बता रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। इन बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। रैम, ये के वी कैन कॉल इट द मेमोरी सेल्स। तो इन सेल्स के अंदर एक्चुअली जो भी डाटा जो होता है वो स्टोर करते हैं। लाइक आपने अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इन सेल में स्टोर करेंगे। अच्छा, अब इन सेल के अंदर जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो अब सेल में डाटा कैसे स्टोर करें। डाटा स्टोर कर दिया तो उस डाटे को हम उठा कर लेकर कैसे आए, या डाटा कैसे इस जगह पे भेजें। हर जो मेमोरी सेल होता है इसके साथ ना एक एसोसिएट मेमोरी एड्रेस होता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे घर हैं, हमें पता है कि हम ब्लॉक ए में रहते हैं, और हमारा हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है, 5 है। तो अगर आपने कहना हो कि आपने हाउस नंबर 5 में किसी दोस्त से मिलने जाना है तो आप कहेंगे
5, और अगर इससे पहले भी आप बताएंगे तो आप कहेंगे लेट्स उस एरिया का नाम मॉडल टाउन है तो MTA5, इस तरह आप नाम देंगे। तो ये भी कुछ इस तरह का ही नेमिंग स्कीम होती है कि हम हर ब्लॉक को, हर सेल को एक नाम देते हैं। तो मेमोरी इज डिवाइडेड एक्चुअली इनटू डिफरेंट सेल्स, व्हिच इज कॉल्ड द मेमोरी सेल्स। अब इन मेमोरी सेल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। बाद में इन मेमोरी सेल में डाटा स्टोर कैसे किया जाता है, तो हम इनके इन नंबर्स के थ्रू, इसे मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, इन मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम डाटे को जो है वो स्टोर भी करते हैं और डाटे को रिट्रीव भी करते हैं, यानी कि डाटे को पिक करके हम जो है वो लेकर भी आते हैं। तो ये दो बुनियादी इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि एक तो मेमोरी सेल की बात हमें समझ आनी चाहिए, दूसरे में मेमोरी एड्रेस की। अच्छा, अब लेट्स से मुझे ये है कि अब जिस तरह हमने जो प्रोग्राम लिखना है डिस्टेंस है, तो हमने यूजर से इनपुट लेना और मैं कहूँगा इनपुट लेने के बाद जो है वो इस मेमोरी फला 4A71 पे स्टोर कर दो। तो ये आप फिर वही बात हो जाएगी लास्ट टाइम हमने डिस्कस की। तो बाइनरी लोकेशंस हैं, या इस ये असल में ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये इसका एड्रेस जो है वो हेक्सा डेसिमल है, इसके ऊपर अभी हम नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये ड्रेसिंग का एक तरीका कार है। तो ड्रेसिंग का जो ये तरीका, मुझे ये वाला एड्रेस याद रखना पड़ेगा। अब मैं ये वाला एड्रेस क्या हर वक्त याद रखूँ, A71, A72, A73? तो आमतौर पर भी जैसे हम घरों में बात करते हैं तो हम थोड़ी बताते हैं कि अम्मी को या अब्बू को जाने से पहले बता रहे होते हैं मैं जो है ना मॉडल टाउन में हाउस नंबर A5 पे जा रहा हूँ। ऐसे नहीं हम बताते, हम बताते हैं मैं ना अम्मी जुबैर के घर जा रहा हूँ, मैं आलिया से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम पर्सन का नाम लेकर कॉल करते हैं। तो ये दिस इज क्वाइट इजियर टू रिमेम्बर, और इसको करना जरा आसान है। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम इन मेमोरी लोकेशंस को वी गिव इट ए नेम। हम इंस्टेड कि हम कहें कि फला E4A71 पे जाओ, हम कहते हैं कि वेरिएबल जो है वो इस डिस्टेंस का एक वेरिएबल है, नाम दे दें, नाम ही डिस्टेंस रख दें, लंबा लग रहा है तो खाली डी रख दें। तो वो नाम रख देते हैं हम इस मेमोरी लोकेशन का। और फिर हम क्या कहते हैं, डी में जो है ना लोकेशन डी पे 2 स्टोर कर दो, या डिस्टेंस के अंदर जो है ना वो 2 स्टोर कर दो। तो बैक एंड के ऊपर क्या होता है, ये जो 2 है वो इस मेमोरी लोकेशन में चला जाता है। अब ये जो एड्रेसिंग है वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली पीछे जो है वो बाइंड हो रही होती है विद द नेम। हम डेटा नाम के अंदर स्टोर करते हैं, और जो है वो पीछे जो कंप्यूटर है या लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेसेस में सोच रही होती है, या वो मेमोरी एड्रेसेस के अंदर डाटा को सेव कर रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दिस इज द बेसिक, एक्चुअली वेरी बेसिक फंडामेंटल बैकग्राउंड ऑफ द डाटा स्टोरेज। ऑफ कोर्स यू विल स्टडी डिटेल इन डिफरेंट सब्जेक्ट, और आगे भी हम भी इस क्लास के अंदर भी इस पे बात करते रहेंगे। अच्छा, अब ये कैसे, अब मैंने यानी कि सोचेंगे C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है जो एक मेमोरी से एक सेल को रिजर्व करे और सेल के अंदर जो है वो डाटे को जो है वो स्टोर करे। तो वो लिखने के लिए मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इस सेल का, किसी भी सेल का, अब हमें ये नहीं पता होता कि डाटा किस सेल में स्टोर होता है, वो कंप्यूटर की अपनी मर्जी होती है कि मैं इसको डाटा दूं तो वो इस सेल में स्टोर कर दे या इस पे स्टोर कर दे, क्योंकि अब हम एड्रेस पे बात नहीं करेंगे। यहाँ तो हमें पता ना एड्रेस, हम एड्रेस के थ्रू बात करें तो फिर हम कह सकते हैं मेरा डाटा ना इसी डब्बे में स्टोर करना है, किसी और डब्बे में जाके, यानी किसी डब्बा मींस हेयर सेल, तो किसी और सेल में जाके ना स्टोर नहीं करना। तो वो अलग बात है। लेकिन अब हम सेल्स के एड्रेसेस के साथ नहीं डाटा स्टोर करेंगे, हम वेरिएबल्स वो हम नेम्स के साथ डाटा स्टोर करेंगे। अच्छा, अब वो कैसे हम उसको ये नेम सेल को रिजर्व करें, उसका C++ में तरीकाकार है। आप लिखते हैं इंटीजर डिस्टेंस। जब आप ये लिखते हैं तो सेल एक्चुअली आपके लिए कोई एक सेल मेमोरी में से रिजर्व हो जाता है। यानी कि अब एक क्वेश्चन है कि आप पूछ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये तो ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, ये किसी भी मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द डाटा टाइप। इसको हम कहते हैं ये डाटा टाइप है। क्यों, ये क्या होती है? ये एक्चुअली हम जब भी सेल के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस में लाइक C++, जावा, C#, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जब भी हम मेमोरी से कोई जगह मांगते हैं रिजर्व करने के लिए, तो वो पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इसमें आप किस किस्म का डाटा स्टोर करेंगे। ये ऐसे ही है कि आप जो है ना अपने भाई से जो है एक शेल्फ मांगे और कहेंगे मुझे ना अपनी अलमारी का एक शेल्फ दे दो, तो मैंने जो है ना वो उसके अंदर ना कुछ रखना है। वो पूछेगा क्या रखना है, आप कहेंगे मैंने उसके अंदर ना
एक ना डक ला के रखनी है, बतख ला के रखनी है, तो वो कहेगा यार अल्लाह का नाम लो, मेरे तो कपड़े पड़े हुए हैं वहां पे, तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसी तरह हम जो है जब भी कंप्यूटर से बात कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बताते हैं कि हम इसके अंदर ना इस किस्म का डाटा स्टोर करेंगे। उसकी बड़ी वजूहत है, बहुत सारी लैंग्वेज है, वो कहती हैं कोई बात नहीं है, दे वेलकम एवरीथिंग। कहते हैं ठीक है, तुम जो मर्जी स्टोर करो, बस जगह मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उसके कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई एडवांटेज हैं, कोई डिसएडवांटेज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें डाटा टाइप बतानी जो है वो जरूरी है। तो इंटीजर का मतलब है, इंटीजर हमें सबको पता है, आई एन टी, असल में इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो आई एन टी मीन्स फॉर कि वी आर टेलिंग दी सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस को बता रहे हैं रिजर्व ए मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन हमें रिजर्व करके दो रैम के अंदर से, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। इट मीन्स वी आर आस्किंग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, we are this line is asking C++ to reserve a memory location somewhere into the RAM and make it reserve for the integer type of data, and we are going to store integer type of data into this memory location. So this is the actual the way to reserve memory from the C++। तो ये इसका एक जो है वो तरीकाकार है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि हमने मेमोरी रिजर्व कर ली, फिर उसके ऊपर इस स्पेसिफिक हम कहते हैं कि हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये जो अब जब हम मेमोरी सेल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस नाम से, वी कॉल दिस नेम ए वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, बट ये एक्चुअली इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, कांस्टेंट क्यों नहीं कहते, या कुछ और क्यों नहीं कहते, इसकी एक वजह है। अब वो वजह ये कि अभी जो हमने इसके अंदर, लेट से इस डिस्टेंस के अंदर एक वेरिएबल, इसके अंदर मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, और वो वैल्यू पुट करता हूँ 144, लेट से 14 इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये मेमोरी में कहीं पे जाके 14 स्टोर हो जाएगा। बाद में दूसरे किसी नीचे प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 16, तो ये 14 अब उसी जगह पे 14 खत्म हो जाएगा और वहां पे 16 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और चेंज को हम एक अल्टरनेट वे भी है विच इज कॉल्ड दी वेरिएबल। ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, दैट इज कॉल्ड दी वेरिएबल। तो इस तनासुब से इसका नाम वेरिएबल रखा जाता है, लेकिन इन अदर वेज यू कैन से इट इज अ मेमोरी लोकेशन जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आई विल पॉज फॉर ए हाफ सेकेंड और मे बी 1 मिनट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन पोस्ट हियर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं। मीनवाइल मैं चैट भी देख लूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क। अच्छा जी, ओके, वी कंटिन्यू टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट ये है कि बहरहाल इसके अंदर ना देयर आर सम स्लाइड्स, वो वी विल अपलोड ऑन दी गूगल क्लासरूम। इसके अंदर एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू इन दिस प्रीवियस स्लाइड इट एक्चुअली मेंशन्ड ऑन दी अपकमिंग स्लाइड्स। तो वो मैंने आपको बोल के बता दिया, और यहाँ पे आप एक दफा रिव्यू जब करेंगे तो यू कैन रिव्यू इट फ्रॉम हियर। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हम अब इस प्रोग्राम को एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, और ये वेरिएबल्स के लिए तीन, इस प्रोग्राम के लिए अभी हमें तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, और स्पीड के लिए। तो ये अब हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि किस तरह एनालिसिस किए जाते हैं, कितने वेरिएबल चाहिए। तो अभी आप समझ लें कि जो हर एक इनपुट है
उसके लिए एक वेरिएबल आपको चाहिए, और हर एक आउटपुट के लिए आपको एक जो है वो वेरिएबल चाहिए, क्योंकि अभी ये सब वेरिएबल के अंदर एक जो डाटा आ रहा है वो इंटीजर टाइप का डाटा आ रहा है, तो हम इसकी डाटा टाइप को इंटीजर ही रखेंगे, और जो आउटपुट करनी है वो भी हम जो है वो इंटीजर टाइप है, तो वो भी हम आउटपुट भी इंटीजर ही उसका वेरिएबल का रखेंगे। तो वी स्टार्ट इज विद द इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द स्लाइड्स, मैं इसको प्रैक्टिकल प्रोग्राम की शक्ल में लिखता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि हम उसको किस तरह इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे स्क्रीन आपके साथ फुल शेयर करनी पड़ेगी। लेट मी शेयर दैट थिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे सारी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको नजर आ रहा है। और ये जो प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था, फर्स्ट डॉट सीपीपी, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसमें अब हम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखना है, आई होप स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे ये प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने उसको 2 लाइंस थी वो डिलीट कर दी। अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर डिस्टेंस। इसका अब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर ये लोकेशन ले लेगा और उसके अंदर फिर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से अभी वो प्रोग्राम लिखने से पहले मैं डिस्टेंस में कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो मेमोरी में एक्चुअली 4 चला जाए। अब अगर लेट्स से मैं इसमें ये लिखूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस +2, तो ये क्या करेगा, जो मेमोरी में डिस्टेंस की वैल्यू होगी उसमें +2 करके दोबारा डिस्टेंस में स्टोर कर देगा। यानी कि पहले स्टेप में मैंने डिस्टेंस मेमोरी में 4 रखा, नेक्स्ट में मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस का नाम लिखूंगा तो ये वैल्यू उठ के इस नाम की जगह क्या आ जाएगा, ये 4 वैल्यू इधर आ जाएगी, और फिर उसमें ये क्या ऐड हो जाएगा, 2। तो फिर 6 आ जाएगा, 6 किस में ऐड हो जाएगा, दोबारा डिस्टेंस में। यानी डिस्टेंस की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, दोबारा से पहले 4 थी, अब वो 6 हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। आप ये करें इंटीजर स्पीड, और आप करें कि जो है ना स्पीड की वैल्यू लेट से 4 है, और डिस्टेंस जो है वो हम कर देते हैं स्पीड के अंदर 2 प्लस करें। तो अब क्या होगा, स्पीड की वैल्यू यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। अब मेरे इस प्रोग्राम को फर्स्ट डॉट सीपीपी को एक्चुअली मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल मिल रहे हैं, वन इज द इंटीजर डिस्टेंस एंड अदर इज द इंटीजर स्पीड। अब यहाँ पे आके क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू 4, स्पीड की वैल्यू 4 सेट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड +2। तो जो स्पीड के अंदर वैल्यू है दैट इज दी 4, उसके अंदर 2 प्लस होगा 6, और 6 विल गोज इनटू द डिस्टेंस। अब अगर हम ये वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू मेमोरी में देखेंगे तो हमें 6 नजर आएगा, क्योंकि अभी हम मेमोरी देख नहीं सकते। उसको देखने का भी तरीकाकार होते हैं, लेकिन अभी इसको देखने का तरीकाकार क्या है हमारे पास C++ में, वो हम इसको ना स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं सी आउट डिस्टेंस, तो ये एक्चुअली इसको ये शो करना चाहिए कि 4 + 2 6 वैल्यू शो करनी चाहिए। तो ये हमें 6 शो करेगा। हम इस प्रोग्राम को अभी चलाकर देखते हैं कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो उसके लिए मैं आपसे दोबारा जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिस टाइम आई थिंक मैं सारी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, बेहतर है। हाँ जी, तो ये मैं सी ड्राइव पे आ गया जहाँ पे मेरा कोड पड़ा हुआ है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आप विंडोज में से आप आ सकते हैं, यहाँ पे CMD लिखें
तो ये उसी फोल्डर में आपको ले आएगा जिस फोल्डर में आप का ये प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो क्योंकि अभी मेरे इस फोल्डर में है, तो मैं वैसे भी सीडी करके चेन डायरेक्टरी करके भी जा सकता हूँ। अदरवाइज हम इस तरह भी कर सकते हैं। हम इसको कंपाइल करते हैं, हम लिखते हैं सी प्लस प्लस फर्स्ट डॉट सी पी डॉट ओ फर्स्ट डॉट एक्जी एंड अच्छा जी, ये हमने कंपाइल कर ली। जब कंपाइल की तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, दैट इज द फर्स्ट डॉट एक्सी। मैं इसको फर्स्ट डॉट एक्सी लिखकर चलाता हूँ, तो आप देखें इतने स्क्रीन के ऊपर 6 वैल्यू शो होगी। 6 वैल्यू अब किस चीज की है, वो इस वेरिएबल की वैल्यू है। इस वेरिएबल में जब हमने इसे डिक्लेयर किया, इसके बाद कहीं पे कोई वैल्यू नहीं रखी, इसमें हम रखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और +2। मतलब अगर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कर देंगे तो एक्चुअली इसमें क्या जाएगा, 4। आप प्रिंट करेंगे तो 4 आपको नजर आएगा। आप इसे लिखते हैं +2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये एक्चुअली आपको जो आउटपुट शो करेगा वो ये करेगा 4 + 2 6, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 60। तो ये आप इस तरह वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये जो चीज में आप हाईलाइट की हुई है, इट इज कॉल्ड दी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कहलाती है कि हम इसको ये रिथमेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली 2 या 10, ये हम ना कांस्टेंट है, यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यू नहीं, ये कांस्टेंट है। ये हमेशा स्पीड के अंदर 2 प्लस करेगा और हमेशा उसको 10 की से मल्टीप्लाई करेगा। अगर स्पीड की वैल्यू 10 होगी तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं ये जो हमें डिस्टेंस में आउटपुट करना चाहिए वो 120 करना चाहिए। तो इसको एक दफा हम चला के देखते हैं कि ये 120 ही करता है, क्योंकि जब भी हम फाइल में चेंज करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 120 का है। तो इस तरह आप वेरिएबल्स के साथ साथ आप जो है वो प्ले ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज दी वे कि वेरिएबल्स को कैसे यूज किया जाता है। और ये इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब है इसके अंदर तमाम जो है वो इंटीजर स्टोर होंगे, और ये जो है वो हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन जरूर ऐड करते हैं। तो फाइनली अब हमें वेरिएबल की समझ लग गई है, वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख के भी हमने देख लिया। अब हम ये करने जा रहे हैं कि अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं उसको करने से पहले, लेट्स से मैं अक्सर ये गलती हम करेंगे, वो ये है कि इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब सी आउट जो वो करेगा वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं करेगा, और ये सिर्फ जो लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा। जो चीज डबल कोट में होती है वो एज इट इज यूज होती है, सिस्टम स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है, और जो चीज डबल कोट्स के बगैर हम लिखते हैं वो सी प्लस प्लस समझती है ये वेरिएबल ही होगा। अच्छा, लेट्स से मैंने डिस्टेंस लिख दिया और इधर मैंने स्पेलिंग ये लिख दी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने ठीक लिख दिए ये, लेकिन आउटपुट के वक्त मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा स्क्रीन। मुझे जब मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम तो वो मुझे कहेगा कि ये अब वो बड़ा अजीब सा ऊपर से नीचे वो सारा मूव किया, और ये सारी चीजें जो है उसने एरर दिखाई। डिफरेंट कंपाइलर की डिफरेंट आउटपुट हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली हमारा जो लास्ट लाइन होती है वो ज्यादा रेलिवेंट होती है, हमें वो पढ़नी चाहिए। तो वो कह रहा है कुड नॉट रिड्यूस टेम्पलेट पैरामीटर डिस्टेंस। अच्छा, ये उसका अब इससे हमें अंदाजा ये लगाना है, ये सी प्लस प्लस आर नॉट दैट फ्रेंडली इन एरर्स। वो एरर्स अजीबो गरीब नाम देगी, एरर स्पेस का होगा, सेमीकोलन का होगा, तो ये आपको ये एरर्स आएंगे। तो बहरहाल ये आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। और यहाँ पे अब ये वो कह रहा है कि ये वेरिएबल जो है मुझे नहीं मिला, तो इस मीन्स के यहाँ पे हमें चेक करना है कि वेरिएबल के नाम में कहीं पे गलती है। तो यहाँ ये मैं अभी ठीक कर दूँ तो अब ये मेरा एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, एक और हम देखते हैं, चलें, बल्कि ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डिस्टेंस, तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा, इसकी वैल्यू नजर आएगी। तो वेरिएबल की वैल्यूज अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको डबल कोट्स के बगैर लिखनी है। अच्छा, अब हम वो जो ओरिजिनल प्रोग्राम हम बनाना चाहते थे, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, ये वाला जो हम शुरू में बनाना चाहते हैं, तो इसको हम किस तरह हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए अगर आप देखें तो कुछ स्टेप्स हैं। अब आपको पता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले करना है, इनपुट आउटपुट कैसे करनी है, फिर आपको ये भी पता है वेरिएबल की जगह कैसे मेमोरी से लोकेट करनी है। अब एक चीज है वो ये कि इन वेरिएबल्स को जब हमने ऐसे बनाना है कि यूजर इसकी वैल्यू एंटर कर सकता हो, यानी कि हमने
प्रोग्राम ऐसे बनाना कि जब वो चले तो वो यूजर से पूछे। यूजर का मतलब कि जो लोग हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे वो हम कौन है, हम जो बना रहे हैं वो डेवलपर हैं। अभी तो क्योंकि हम खुद डेवलपर भी हैं, बना भी रहे हैं, और हम खुद ही इस्तेमाल कर करके बार बार चेक करते हैं, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जब हम प्रोग्राम किसी को बना के दे देंगे तो वो सिर्फ यूजर होगा, वो डेवलपर नहीं होगा। तो उसलिए हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जो हमारा प्रोग्राम चला रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसको हम डेवलपर करते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये पहली लाइन का करते हैं कि हम उसको आउटपुट करें, और उसके बाद जो है हम कहें कि तुम ना कोई वैल्यू एंटर करें, उस वैल्यू को हम क्या करें, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दें। यानी कि हम सिर्फ इस प्रोग्राम को एक छोटा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो ये कि वी आर गोइंग टू आस्क यूजर टू एंटर डिस्टेंस, देन he will or she will enter the distance, we will take that distance and store into the memory। हम उस वेरिएबल की मेमोरी में स्टोर करते हैं। कैसे करेंगे, इतने काम को हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये काम तो हम करेंगे करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब दूसरे नंबर हम लिखते हैं सी आउट एंटर डिस्टेंस। अच्छा जी, ये हम लिखेंगे यूजर को दिखाने के लिए। अब उसमें डॉट डॉट लिखा हुआ है, आप कॉलन लिख लें, जो मर्जी लिख लें, ना लिखें स्पेस दे दें। अगर नहीं स्पेस देंगे तो वो बिल्कुल इसके साथ ही ई के साथ ही लिखना शुरू कर देगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए इंग्लिश कैरेक्टर से इंटीजर कैरेक्टर। तो ये डबल कोट्स में वो लिखेंगे, वो स्क्रीन पर नजर आए। उसके उसके बाद अब हम चाहते हैं कि यूजर कोई वैल्यू एंटर करे। वैल्यू एंटर करने के लिए जिस तरह ये आउटपुट की कमांड है, इसी तरह हमारे पास इनपुट की कमांड होती है कि डाटा यूजर से किस तरह लेना है। उसके लिए सी इन इसका सिंबल सी आउट का ये वाला होता है, और सी इन का जो सिंबल है वो ये वाला। सी इन का मतलब ये है कि डिस्टेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इस लाइन का मतलब ये है कि कंसोल से आपने, असल में सी इज नॉट फॉर कंसोल, सी का मतलब करेक्टर इनपुट होता है, लेकिन बहरहाल अभी हम इसको समझने के लिए कह रहे हैं कि कंसोल से सी प्लस प्लस आपने कंसोल से इनपुट लेनी है, जो भी यूजर एंटर करेगा और उसको स्टोर कर देना है डिस्टेंस में। तो ये डिस्टेंस में चले जाएगी। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो साइंस हैं इसे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब आप ये काम कर सकते हैं कि इन साइंस को इस तरह याद रख लेंगे। इसका मतलब है कि यहां से जो डाटा है एंटर डिस्टेंस एक्चुअली मैं कहां पे भेज रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ, कंसोल के ऊपर भेज रहा हूँ, तो उस तरफ जा रहा है। अब कंसोल से डाटा लेकर मैं जो डाटा भेज रहा हूँ किस तरह भेज रहा हूँ, ये साइन बता रहे हैं कि ये इधर चले जाओ, डिस्टेंस के अंदर डाटा को स्टोर करते हो, वो मेमोरी के अंदर डिस्टेंस में डाटा स्टोर होगा। तो ये जो टू लाइंस हैं, ये पहली लाइन हमें पहली लाइन एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट लाइन। ये पहली वाली लाइंस एक्चुअली टेम्पलेट लाइंस, ये हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में होंगी और अभी चेंज भी होती रहेंगी। लेकिन हम जो इसको मैं फर्स्ट लाइन कह रहा हूँ वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसमें हमने फर्स्ट लाइन में मेमोरी रिजर्व किया। उसके बाद हमने कहा है कि सी आउट एंटर डिस्टेंस। डिस्टेंस अब स्क्रीन के ऊपर हमें ये लिखा हुआ नजर आएगा, फिर हमने डिस्टेंस इनपुट किया। इसको हम चला के देखते हैं। तो अब आप देखिएगा, लेट्स से मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूं, अभी बस इतना चलाते थे, तो देखें प्रोग्राम कैसे भेज करते। ये एंटर डिस्टेंस आया, कॉलन लिखा हुआ आया, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया और ये प्रॉम्प्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट हमें से कहते हैं जो है ना, ये अब प्रॉम्प्ट आ गया। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया और अब वो नहीं चलेगा। अब मैं इसके अंदर ये लाइन लिखता हूँ और अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो अब देखिएगा इसका बिहेवियर के अंदर एक चेंज आएगी। अब देखें कि ये वाला प्रॉम्प्ट नहीं आया, ये दोबारा से ये वाला प्रॉम्प्ट नहीं आया, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर। ब्लिंकिंग मीन्स कि ये हमसे पूछ रहा है, कमांड लाइन पे जब भी कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो इट मींस कि कर्सर इज आस्किंग फ्रॉम अस टू गिव मी सम इनपुट, कि कोई मुझे इनपुट एंटर करो। तो यहाँ पे अब हम उसको जो भी इनपुट एंटर करेंगे, लेट्स से मैं इधर करता हूँ 45 और एंटर कर देता हूँ। तो ये 45 एक्चुअली सी इन हुआ और कहाँ पे चला गया, मेमोरी के अंदर डिस्टेंस में चला गया। अच्छा, अब आप कैसे पता चलेगा वाकई चला गया कि नहीं चला गया, तो जो आपने पहले लाइन लिखी थी वो दोबारा लिख लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस 20। तो हम देखते हैं कि 45 एंटर करें तो 20 प्लस करेंगे तो 65 होना चाहिए डिस्टेंस में। तो सी आउट करके देख लेते हैं कि वाकई का डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 65 होती है, या जो भी वेरिएबल में वैल्यू एंटर करता है। अच्छा जी, ये देखिए मैं 45 एंटर करता हूँ, तो जो आउटपुट नजर आ रही है वो 65 एंटर मुझे नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी में जा रहा है और मेमोरी में बाद में मैं जो एडिशन है उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं,
तो वो जो है वो मुझे उसके अंदर वो आउटपुट नजर आ रही है। अच्छा जी, एक और चीज समझने के लिए वो ये कि लेट्स से मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, इस दफा मैं इसको वैल्यू 20 देता हूँ। तो अब इधर आउटपुट क्या आएगी, इधर आउटपुट 20 इनपुट जाएगा और इसमें जो प्लस है वो 20 हो रहा है, तो इट मीन्स कि 40 हमें आउटपुट नजर आनी चाहिए। तो ये 40 आ रही है। अच्छा, मैं एक दफा और चलाता हूँ, इसकी वैल्यू में मैं 30 एंटर कर देता हूँ, तो ये मुझे आउटपुट क्या आएगी, 50 आएगी। तो अब आपको बात समझ आ रही है कि इसको हम वेरिएबल क्यों कह रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि जब हम हर जगह दफा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मैं इधर लिख देता डिस्टेंस की जगह में मैं लिख दूं 30 + 20, तो ये कांस्टेंट है दोनों। ये हमेशा प्रोग्राम के अंदर हार्ड, इसे हम कहते हैं हार्ड कोड कर दिया, लिख दिया गया है कि प्रोग्राम के अंदर के इसकी वैल्यू हमेशा 30 होगी। तो लेकिन अगर मैं इस तरह करूंगा तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू उठ के हमें नजर आएगी। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम यूजर से पहले डिस्टेंस लें, फिर यूजर से लें कि कितने वक्त में ये डिस्टेंस तय किया है। लेट मी चेक इट कि यही थी। हाँ, डिस्टेंस लें, कितने वक्त में डिस्टेंस आपने ये ट्रेवल किया है, यानी कि मैंने 4 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं 1 घंटे में, तो मेरी कितनी स्पीड रही है, या मैंने 20 मिनट में किए हैं या 2 घंटों में 400 किलोमीटर किए हैं, तो उसकी कितनी स्पीड रही है। यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं कि सी आउट करें डिस्टेंस। अच्छा जी, अब ये मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए क्या होगा। अच्छा जी, अब पहले लिखा हुआ आ गया एंटर डिस्टेंस, फिर लिखा हुआ आ गया स्पीड। अब वो जो मैं वैल्यू एंटर करूंगा, लेट से मैंने 400 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो एक्चुअली किस में जा रही है, डिस्टेंस में। तो ये थोड़ा सा ना लॉजिकली ये बात नहीं समझ आती बैटरी में। तो मुझे लॉजिकली क्या करना चाहिए, पहले डिस्टेंस डिस्प्ले करना चाहिए, फिर उसके बाद मैंने उसको इनपुट करना है, करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं स्पीड को आउटपुट करूं, इनपुट करूं। तो इसके लिए मैं फिर इस तरह ये काम कर रहा हूँ। पहली लाइन लिख रहा हूँ एंटर डिस्टेंस, फिर सीन कर रहा हूँ डिस्टेंस। अब स्पीड है, स्पीड के लिए मुझे आउटपुट करना है, अब स्पीड को मैंने इनपुट भी करना है और उसके लिए मैं लिख देता हूँ स्पीड। और इसके लिए मुझे स्पीड के लिए इनपुट के लिए अभी अभी मैं चलाऊंगा प्रोग्राम, तो ये मुझे एरर देगा, वो कहेगा स्पीड तो है ही नहीं, कहीं पे वेरिएबल अपने मेमोरी में रिजर्व ही नहीं किया, तो ये तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीजर स्पीड करना पड़ेगा इसके यूज से पहले। हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको हम इस जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस जगह पे नहीं करता, मैं स्पीड के वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये एरर है। वो एरर इसलिए कि वो पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को, बाद में डिक्लेयर करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको हमें फर्स्ट ही बताना पड़ेगा। तो आप टॉप पे भी बता सकते हैं, एक ये भी काम कर सकते हैं C++, इसकी भी इजाजत है, आप कॉमा डालें और यहाँ पे एक वेरिएबल ये कर लें, ये लाइन दोबारा ना लिखें। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि अभी के लिए आप ना अलग अलग ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। अच्छा जी, ये आपने वेरिएबल बना लिया, अब आपने यहाँ पे स्पीड लिख एंटर कर दी। यहाँ पे हम जरा जरा ज्यादा लेबोरेटेड मैसेज लिख देते हैं, एंटर स्पीड, सी इन स्पीड। अब डिस्टेंस इस वेरिएबल में चला गया, स्पीड इसमें चली गई, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, इसमें मुझे टाइम इनपुट करना है, ये टाइम और एंटर करना, एंटर टाइम करेंगे और इधर टाइम करेंगे, इधर वेरिएबल भी हम टाइम का लेंगे। अच्छा जी, ये अब मेरे से ये प्रोग्राम दो चीजें पूछेगा, डिस्टेंस और ये टाइम। अच्छा, अब मैं इधर फाइनली मुझे चाहिए इसकी स्पीड। तो स्पीड के लिए मैं ये काम करता हूँ, इंटीजर स्पीड एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और अगली लाइन पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम लिख लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू यूजर ने डिस्टेंस में एंटर करेगा, वो जो यूजर वैल्यू टाइम में एंटर करेगा, वो डिवाइड होके उसकी जो आंसर आएगा वो स्पीड में आ जाएगा। और फिर मैं उसके बाद लिख देता हूँ सी आउट स्पीड इज, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन डाल के उसकी वैल्यू आउटपुट करना चाहता हूँ, तो ये मैं इस तरह स्पीड लिख देता हूँ ये। अब आपने क्योंकि दोबारा से ये आपने कांस्टेंट स्ट्रिंग एज इट इज शो करनी है, तो वो डबल कोट्स में आएगी, फिर उसके बाद आपने वेरिएबल यूज करना है। तो उसका एक तरीका, उसके डिफरेंट और भी तरीकाकार है, लेकिन एक तरीकाकार ये है कि आप दोबारा से स्ट्रिंग इंसर्शन ऑपरेटर लगाएं और स्पीड लिख दें, या फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आप दोबारा सी आउट की कमांड लिखते हैं। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो अभी के लिए हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। तो ये छोटा सा हमारा एक
प्रोग्राम है जो एक्चुअली वो काम करेगा जो हमने शुरू में इमेजिन किया था किस तरह करेगा। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर है नहीं है, क्या ये डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है। लेट्स से मैंने ट्रेवल किया 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो मेरी स्पीड कितनी थी, 80 स्पीड थी। इसी तरह आप दोबारा से प्रोग्राम को चलाएं, डिफरेंट वैल्यूज देके देखें, तो ये डिफरेंट आउटपुट देगा। अब हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स को, तो हम कहते हैं अच्छा क्या होगा, डिस्टेंस में 400 दे दूं, टाइम में 0 दे दूं तो क्या होगा। तो ये सिस्टम ने कुछ शो नहीं किया, सिस्टम एक्चुअली एरर आया, सिस्टम क्रैश हुआ क्योंककि 0 से डिवाइड हुआ और उसको कुछ समझ नहीं है क्या करना है, उसने ये लास्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया। इसी तरह हम लेट से मैं कहता हूँ डिस्टेंस में 400.5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो अब ये देखें प्रोग्राम चला और यहीं पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट लाइन को उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि अभी हमने जो इसकी डेटा टाइप रखी है वो हमने रखी थी इंटीजर। इंटीजर का मतलब है ये 10, 20, 30, 40, लेकिन मैंने वैल्यू जो दे दी वो कौन सी दे दी, डेसिमल के साथ, तो इसलिए इसने उसको इनटेक ही नहीं कर सका। तो इसलिए हम जब ये डाटा टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको अभी के लिए अगर इसका सोल्यूशन आप वाकई फ्लोट देना चाहते हैं डेसिमल में, तो इसको आप इंटीजर की जगह पे फ्लोट कर देंगे, तो ये फिर वो इनपुट में आप डेसिमल पॉइंट से एंटर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आई हाईली रिकमेंड के जो हमने आपको बुक दी है उसको आप एक्सप्लोर कर लें, उसके अंदर ये बड़ी डिटेल से डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं। अच्छा, एक बात जो अभी तक मैं बता नहीं सका वो ये कि जो वेरिएबल्स के नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर दरमियान कभी आपने स्पेस नहीं डालनी, और अक्सर हम गलती करते हैं, वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होगी। दूसरे नंबर पे वेरिएबल के नाम के दरमियान स्टैरिक, स्पेशल सिंबल, ये आपने यूज नहीं करना। तीसरे नंबर पे वेरिएबल का नाम कभी भी ऐसे डिक्लेयर नहीं करना, फर्स्ट वेरिएबल। वो इसलिए कि वेरिएबल्स के जो नाम है वो हमेशा करेक्टर से शुरू होने चाहिए, वो इंटीजर से शुरू नहीं होने चाहिए। तो इन कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करते वक्त। नंबर 1, स्पेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटीजर आप दरमियान में ऐड कर सकते हैं, ये ठीक है। इंटीजर आप एंड पे ऐड कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन इंटीजर स्टार्ट पे नहीं हो सकता। नंबर 2 पे आप 3 के ऊपर आप इनमें स्पेशल करेक्टर या सिंबल ना स्टार्ट पे ना एंड पे किसी जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, अंडरस्कोर जो है वो एक स्पेशल करेक्टर ही होता है, लेकिन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ लिमिटेशंस हैं लैंग्वेज की, आप समझ लें कि ये तकरीबन तकरीबन सारी लैंग्वेजेस ये ही लिमिटेशन ऐड करती हैं हम पे कि आपने ये काम नहीं करना वेरिएबल के नेम्स के साथ। होपफुली आपको हेल्प हुई होगी, आपको चीज़ें जो समझ नहीं आई वो आई होंगी। और अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्लासेस जो है हमारी किसी भी तरह आपकी ग्रेडिंग की तरफ कंसिडर नहीं होंगी, ये आपकी ऑप्शनल क्लासेस है और ये आपकी अपनी हेल्प, अपनी मोटिवेशन के। अच्छा जी, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे अब हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम C++ का एक प्रोग्राम लिखें। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट्स, मैं आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अच्छा, उसमें ये था कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें इन्हें, जिस तरह हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसके ऊपर डिटेल्स भी हम नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं और आपके बुक में भी मेंशन है। एंड गिव्स आउटपुट ऑन द कंसोल। उसके साथ ये हमारा गूगल क्लासरूम है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बाकी क्लासरूम्स जिस तरह मैनेज हो रहे हैं वो उसी तरह आप उसको फॉलो करेंगे। यानी कि अब ये वाली जो स्लाइड्स हैं मैं इधर अपलोड कर दूंगा और ये वाला जो कोड है ये भी इधर अपलोड हो जाएगा ताकि आपके लिए रेफरेंस के लिए रहे। ये हमारी बुक है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इस बुक को इस यूआरएल पे जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये फ्रीली एक्सेसिबल है। लास्ट में ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको खुद हाथ से करें ताकि आपको चीजें समझ आए। बुक के अंदर ज्यादा कम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस भी हैं, तो बहरहाल इनिशियली आप ये वाली इस लेवल की एक्सरसाइजेस तो जरूर करें। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट मी। मैं मीनवाइल जरा इसको अनशेयर कर लूँ और ये कैमरा भी बंद कर दूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी हुबैब, अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों के तो मुझे आप कम्युनिकेट करें।